Good morning, good afternoon, and very good evening. Most welcome. Modern way to study. आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर लेक्चर नंबर 2 लास्ट पार्ट है वीडियो का, चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा इसमें चैप्टर आपका, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने जान लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने समझ ली थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप देखेंगे। सबसे पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला टाइप कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को कंबाइन कर देना, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन कर देना। कॉम्बिनेशन उसे तो बोलते हैं जब हम कहते हैं ना कि दोनों कंबाइन आएगा, हमारा सिलेबस जो आएगा इससे मिलाकर के इससे मिलाकर कंबाइन आएगा। तो ऐसा कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना, एक जगह को दोनों चीजों को एक जगह जोड़ देना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या काम करती है? हमने दो मटेरियल लिए होंगे, दोनों को जोड़ करके एक नया मटेरियल बनेगा और अकेला मटेरियल बनेगा। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल CaO प्लस H2O। तो हमने यहाँ कितने मटेरियल लिए हैं? दो मटेरियल लिए हैं, एक CaO दूसरा H2O। CaO H2O दो मटेरियल है, इन दोनों को हम कंबाइन करने वाले हैं। अब हम जोड़ने वाले हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों को जोड़ के बनेगा, वो क्या होगा? वो हमारा होगा CaOH का ट्वाइस। CaOH का ट्वाइस। दो प्रोडक्ट मिल करके एक प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? जब दो प्रोडक्ट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसी रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो लिए थे बना एक, लिए थे दो बना एक है। CaO प्लस H2O कितने लिए थे? दो बना एक है। तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एक और एग्जांपल हमने लिया C प्लस O2, क्या बनेगा? सबको पता है CO2। क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा। CO2 C प्लस O2 कितने लिए? यहाँ दो अलग अलग मटेरियल लिए गए, लेकिन बना क्या? सिर्फ एक। इसके साथ कुछ और तो नहीं बना कि प्लस करके कुछ और भी बन गया हो, ऐसा तो नहीं आया। तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो मटेरियल लिए जाए और बने सिर्फ एक मटेरियल, तो ऐसी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए एक एक एग्जाम्पल सबका लिखा दे देता हूँ मैं, ताकि आप लिख सको। ऐसी रिएक्शन CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा? CaOH का ट्वाइस। चलिए अब इसमें देखते हैं डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दूसरा टाइप आता है डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? डी कॉम्बिनेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन का उल्टा, कॉम्बिनेशन का अपोजिट। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो प्रोडक्ट मिलकर के हमें एक ही प्रोडक्ट दे रहे थे, तो डी कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। डी कॉम्बिनेशन। डी कॉम्बिनेशन क्या था? जुड़ना। डी कॉम्बिनेशन अलग होना। कॉम्बिनेशन जुड़ना, डी कॉम्बिनेशन अलग हो जाना, उसमें टूट टूट के निकल जाएंगे टुकड़े। जैसे CaCO3 हमने सिर्फ एक ही मटेरियल लिया। क्या लिया? हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिया है। क्या बनेगा? हमारा बनेगा CaO प्लस CO3। CaO प्लस CO3। जब हम इसको थोड़ा गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा। CO3 कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड तो कुछ होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। CaO प्लस CO2 ये बन जाएगा। इक्वेशन हमारी बैलेंस है, आप करके देख सकते हो। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, ये वाली बैलेंस है। जो हमने इसके बाद देखी थी वो भी हमारी बैलेंस ही थी। तो देखो हमने कितना प्रोडक्ट लिए थे, कितने मटेरियल लिए थे? मटेरियल सिर्फ एक मटेरियल लिया था हमने, और वो रिएक्शन के बाद कितने बन गए? दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो बन गए।
हमने लिया था 1, बने 2। तो ऐसी रिएक्शन जब एक लिया जाए, एक से ज़्यादा बन जाए, तो वो होती है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब एक लिया टूट गए, एक लिया एक से ज़्यादा पार्ट में टूट गए, तो वो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 लिए जुड़ करके सिर्फ एक बनाया, कॉम्बिनेशन। डीकॉम्बिनेशन इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है इतना? बोला जल्दी से, क्लियर है इतना? डीकॉम्बिनेशन उल्टा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है इसका, डीकॉम्बिनेशन एक और एग्जाम्पल है। AgCl, ठीक है, डीकॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है, इसी का ही डीकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल AgCl। जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा Ag अलग आ जाएगा प्लस Cl2 अलग आ जाएगा, और यहाँ बैलेंस कर देंगे, ये यहाँ बैलेंस कर देंगे, ठीक है। AgCl हमने लिए, बना हमारा Ag और Cl2, क्लोरीन गैस बन गई, वो अलग निकली। तो एक प्रोडक्ट लिया, एक से ज़्यादा बन गए, डीकॉम्बिनेशन। एक लिया, एक से ज़्यादा बन गए, डीकॉम्बिनेशन। 2 लिए, एक बन गया, कॉम्बिनेशन। 2 लिए, एक बना, कॉम्बिनेशन। एक लिया, अलग अलग मतलब 2 अलग अलग टूट गए, तो डीकॉम्बिनेशन। चलिए, अब जो अगली रिएक्शन हमारी आती है वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या रही, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट का, FeCuSO4, ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। इसका मतलब देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है कोई चीज अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह अपना जो प्लेस है उसको रिप्लेस करेगी, अपना जो प्लेस है उसे रिप्लेस करेगी, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक मटेरियल, छोटा सा पार्ट, हमारे प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट, कोई सा भी ये वाला वो एक जगह से दूसरे पर जाएगा, एक साइड के दूसरे पर जाएगा। जैसे कि इधर देखिए, हमारा जो Fe है वो अकेला है, और जो Cu है उसके साथ SO4 है। जो Fe है वो अकेला है, C के साथ SO4 है। तो हमारी ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैसे होगी, देखिए, FeSO4, Cu ये आ गया, Fe हमारा ये रहा, Cu जो था जिसके साथ SO4 था वो अलग हो गया, और जो SO4 था वो Cu से हट के Fe के साथ आ गया। तो Cu ने Cu को बोल सकते हो या SO4 को बोल सकते हो। SO4 अपनी जगह से हट करके, वहां से हट करके Fe के साथ आ गया, उसने अपना आप को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस अपने प्लेस को डिस कर दिया, यानी कि अपना प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस पे चला गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जब किसी भी एक मटेरियल का छोटा सा पार्ट एक जगह से हट के दूसरी जगह पर आ जाए और वैसे का वैसे ही रहे। SO4 था, इधर भी SO4 ही आया है, समझ लें। SO4 था तो इधर भी SO4 ही आया, लेकिन वो Cu के साथ था, ये Fe के साथ आ गया। तो ऐसी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, जब कोई से भी एक पार्ट एक से हट करके दूसरे पे चला जाएगा। जब कोई भी किसी भी मटेरियल का एक पार्ट एक पे से हट के दूसरे पे चला जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। इसमें क्या होगा, SO4 यहाँ से हट के Zn के साथ आ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस Cu हमारा अकेला हो जाएगा अभी, ZnSO4 प्लस Cu ये अकेला हो गया अभी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अगली रिएक्शन समझते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, इसके एक एग्जाम्पल सबके सामने लिखे हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अभी हमने देखा कि सिर्फ यहाँ से अपना पार्ट हट करके वहां गया था। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि दोनों पे से कोई सा छोटा सा पार्ट हट करके दूसरे पे जाएगा, ठीक है। दोनों का पार्ट चेंज होगा, दोनों का पार्ट चेंज होगा। जैसे कि Na2SO4 प्लस Na2 Na2SO4, और दोबारा जो हमारा चेंज होगा वो है
CaCl2, Na2SO4 CaCl2, ठीक है, CaCl2, क्लियर है ना। चलिए अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, उधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट वहां चला जाएगा और उसका पार्ट इधर आ जाएगा। Na से क्या जुड़ा हुआ है, SO4, Na से क्या जोड़ देंगे, Cl, Na से क्या जोड़ देंगे, Cl, ठीक है। चलिए यहाँ आपके जो एग्जाम्पल है वो Ba का है, आप Ba ले लीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता, Ca से भी हो जाएगा, Ba से भी हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा। आपकी जो NCERT में एग्जाम्पल है वो इसी का ही है, BaCl2 का है, ठीक है। NCERT में जो एग्जाम्पल है वो BaCl2 का है। मैं NCERT वाले एग्जाम्पल से यहाँ लेकर चला हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, वो एग्जाम्पल भी आप अपना आप समझ जाओ, ठीक है। तो चलिए BaCl2 पता कुछ नहीं पड़ता, जो Ca की प्रॉपर्टी है वही Ba की प्रॉपर्टी भी है। चलिए तो Na2SO4 ये यहाँ से हट के इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं, कैसा बनेगा, NaCl, देखो Na से SO4 जुड़ा हुआ था, Ba से Cl जुड़ा हुआ था, तो हमने Cl को Na के साथ जोड़ दिया, बन गया NaCl। SO4 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Ba, Ba के साथ SO4 जोड़ देंगे हम, तो BaSO4 यहाँ लगा देंगे 2 और हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस, ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया 2 और हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। चलिए तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब SO4 यहाँ था, SO4 चला गया इस पे, SO4 Na पे था, SO4 चला गया Ba पर, SO4 Ba पर चला गया, किस पे था, Na पे चला गया, किस पे, Ba पे। शायद यहाँ दिख नहीं रहा, मैं यहाँ से इधर को लिख देता हूँ थोड़ा छोटा करके, क्या था, Na ये रहा, अब दिख रहा है, हाँ। तो NaCl BaSO4, ठीक है। तो हमारा जो SO4 था वो Na के साथ था, उसे हमने Ba के साथ लिख दिया, BaSO4। Cl हमारा Ba के साथ था, उसे हमने Na के साथ लिख दिया, NaCl। क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों चीजों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये उधर गया, उस वाला का पार्ट इधर आया, इस वाला का पार्ट वहां गया तो उस वाला का पार्ट इधर भी आया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने अपना प्लेस को यानी कि छोड़ दिया, छोड़ के दूसरे पे चले गए। तो ऐसी रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही पार्ट दूसरे पे आ जाए, और डीकॉम्बिनेशन कौन सी होती है, जब एक टूट के दो पार्ट में बदल जाए, और कॉम्बिनेशन जब दो जुड़ के एक नया बना ले, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है इतना, चलिए बहुत ही अच्छा, समझ में आ रहा है। तो अगली रिएक्शन हो जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऐसी रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों ही काम एक साथ होते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है, यह चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा एक अलग सा टॉपिक लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप इतना नोट कीजिए, जल्दी से इसे नोट कीजिए, रिएक्शन को मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसे भी साफ करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन छोड़ते हैं बस। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। तो इसके अंदर होगा क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जब दोनों ही काम एक साथ होते हो किसी भी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन। फिलहाल इसे समझिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कुछ होता है, ऐसा एक फिनोमेना होता है, और ऑक्सीडेशन अलग होता है, रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जब ये दोनों काम ही एक साथ किसी रिएक्शन के अंदर हो तो वो रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, तो उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि एक एलिमेंट जैसे कि हमारा Cu
वो कितने इलेक्ट्रॉन का इस वक्त शेयर किए हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हुए हैं। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों कर रहा है? आपने कभी सोचा कि आपने Cu प्लस O2 मिलाया तो CuO बन जाएगा, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, इतना हमें पता है। लेकिन इसने कॉपर का ऑक्साइड क्यों बनाया? कॉपर ऑक्साइड क्यों बनाया? कॉपर ऑक्साइड इसने इसलिए बनाया ताकि वो अपनी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सके। चलिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। एटम्स क्या होते हैं अभी बताऊंगा। चलिए, एटम को हम पहले समझते हैं। जितनी भी रिएक्टिव चीजें होती है या नॉन रिएक्टिव चीजें होती हैं वो सभी हमारी एटम से ही मिलकर बनी होती है। जितनी भी तरह की चीजें हैं सभी एटम से ही मिलकर बनी है। एटम्स क्या होता है? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास है ये मार्कर, मार्कर है। अगर मैं इसमें मार्कर को तोड़ना चाहूं, तोड़ूं उसे मैं, ठीक है, तो मैंने इसे तोड़ दिया, एक छोटा सा पार्ट आ गया मेरे पास मार्कर का, ठीक है। अब मैं इसे और तोड़ना चाहूं तो और तोड़ दिया मैंने, ये भी इसका छोटा सा पार्ट आ गया। अब क्या ये पार्ट और नहीं टूट सकता? डेफिनेटली ये पार्ट हमारा और ज्यादा टूट सकता है। इसका छोटा सा पार्ट ये वाला आया है, ये पार्ट हमारा डेफिनेटली और भी ज्यादा टूट सकता है। क्या ये टूटने के बाद उतना ही छोटा रह सकता है? नहीं ना, और टूट जाएगा, और टूट जाएगा। इसे मैं जब तक तोड़ सकता हूं तब तक मैं इसे तोड़ूंगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये टूटना बंद हो जाएगा। चलिए, आपको इतना बड़ा पत्थर है एक, ठीक है, आपने इतना बड़ा पत्थर लिया, उसको पर आपने दूसरे पत्थर से मारा, पत्थर के बहुत सारे पीस हो गए, छोटे छोटे बहुत सारे पीस हो गए, कुछ छोटे बड़े, ऐसे करके बहुत सारे पीस हो गए, छोटे बड़े। आपने जो सबसे छोटा पीस था उसे लिया, ठीक है, उसे फिर से आपने हैमर से या पत्थर से मारा, अब वो फिर से टूट गया। छोटा सा पीस बहुत सारे छोटे पीस में टूट गया। अब उसमें से भी आपने सबसे छोटा पीस को उठाया, सबसे छोटा जो पीस आया था उसको भी उठाया, उसको फिर तोड़ने की कोशिश करी आपने, वो भी अब बिल्कुल चूरा हो गया, उसका इतना बारीक हो गया, एक धूल के दाने के बराबर हो गया, वो इतना छोटा हो गया वो। आप ले आए माइक्रोस्कोप आप ले आए मशीन, आप हार नहीं मानने वाले, ठीक है, मशीन लेकर के आए आप, लेंस लेकर के आए, आपने फिर उसे देखा, देखने के बाद उसे फिर दोबारा तोड़ा। तो एक ऐसी कंडीशन, आपने बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करके ऐसी कंडीशन तो उसे ले गए कि वो उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। अब चाहे कितना भी इसके ऊपर प्रेशर डालो, कितना भी फोर्स करो इसके ऊपर, या कितने भी इसके ऊपर अटैक करो कि ये और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन जो आ जाती है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। जो हमें पार्टिकल मिला सबसे लास्ट में, तोड़ते तोड़ते छोटा करते 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 सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास पार्टिकल आया उसे हम कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल। चलिए, मैंने माना वो फंडामेंटल जो पार्टिकल था वो इतना बड़ा आया। ओहो, मेरे पास दूसरी पावर है, मैंने उसको और ज्यादा बड़ा जूम करके दिखा दिया, आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, इतना बड़ा वो पार्टिकल आया। क्या है ये? फंडामेंटल पार्टिकल। किसका? कोई सा भी हमारा मटेरियल हो सकता है, लोहा, आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो उसका फंडामेंटल पार्टिकल इतना बड़ा आया, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो वो हमारा इतना बड़ा आया। अब ये और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। ये तब की बात थी जब साइंटिस्ट को लगता था कि ये और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, और यही इसी से मिलके हमारा कोई सभी एक मटेरियल बना है। आपने पत्थर का टुकड़ा लिया था, पत्थर हमारा, हमने सोचा कि ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पार्टिकल्स मिले, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पार्टिकल आपस में आकर के अटैच हुए, मिले, तब जाकर के हमारे सामने एक इतना बड़ा पत्थर आया था। हम ये मानते थे कि ये ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, क्योंकि ये ज्यादा टूट तो सकता नहीं, तो इसका मतलब जो पत्थर बना था वो इससे बना है, पत्थर इससे ही तो बना है। सपोज कीजिए आपके सामने एक रूम है, एक कमरा है, ठीक है, वो कैसे बना है? दीवारों से बना है, कमरा दीवारों से बना है। अब वो दीवारें कैसे बनी है? दीवारें ईंटों से बनी है, आपने दीवार को भी तोड़ दिया, दीवारें ईंटों से बनी है। अब ईंटें कैसे बनी है? ईंटें मिट्टी से बनी है, ईंटें मिट्टी से बनी होती है, मट्टी से। तो ईंटें जो मट्टी से बनी है, मट्टी को आप तोड़ सकते हो? मट्टी कैसे बनी है? वो तो है ही मट्टी, जो बनी है वो तो है ही मट्टी, वो तो किसी चीज से नहीं बनी, वो तो नेचुरल है। तो इसका मतलब हमारा जो कमरा बना था वो मट्टी से बना था। तो ऐसे ही हमारा जो पत्थर बना था वो इस पार्टिकल से बना था। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिले, तो उसने जाकर के एक पत्थर हमारे सामने बना के तैयार किया। हम ये मान के चलते थे, ठीक है। तो ऐसे ही पार्टिकल्स जो हैं ये वाले मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पार्टिकल्स आपस में अटैच हुए, तब जाकर के एक पत्थर हमारे सामने आया जिसको हम देख सकते हैं। ये इतना छोटा पार्टिकल है कि इसे आंखों से, नेकेड आइट से देख पाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है।
इसे आंखों से देख सकना। ठीक है, तो हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी। खैर, तो अभी हम जाते हैं, मैं आपको ये समझा दूं एटम क्या होता है। ठीक है, इसको हमने कहा फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन जब साइंस हमारी एडवांस हुई तब जाकर के हमें पता चला किसी भी मटेरियल का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो और ज्यादा टूट सकता है। यहां बात आई, जब साइंस हमारी एडवांस हुई तब हमें पता चला किसी भी मटेरियल का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल वो और भी ज्यादा छोटा हो सकता है, हम उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ही ज्यादा एनर्जी। और वो एनर्जी कुछ ज्यादा ही होगी, मतलब इतनी हो सकती है कि एक इंसान का एक नॉर्मल बड़ा सा जो घर होता है उसको तबाह कर दे। इतनी तगड़ी एनर्जी हमें चाहिए, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए सिर्फ एक इतने छोटे पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो बहुत ही छोटा सा मास क्रिएट कर सकता है बहुत ही ज्यादा एनर्जी, न्यूटन्स ने कहा था। राइट? नहीं, न्यूटन्स ने नहीं कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन की इक्वेशन है E = mc²। तो वही कहती है कि एक बहुत ही छोटा सा मास क्रिएट कर सकता है बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी। एक छोटा सा मास को हम बहुत ही ज्यादा एनर्जी में बदल सकते हैं। तो इतना छोटा सा मास, इसको हम इतनी ज्यादा एनर्जी में बदल सकते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ये एक टूटेगा तो एक ब्लास्ट होगा, फट सा जाएगा ये। खैर, उस पर नहीं जा रहे हम, कहीं और पहुंच जाते हैं, टॉपिक पर वापस छोड़ो। खैर, हमारा ये जो पार्टिकल है ये और ज्यादा टूट सकता है। तो इसे हम जब तोड़ा तो पता चला कि ये पार्टिकल किससे बना था, ये किससे बना था, फंडामेंटल पार्टिकल को हमने तोड़ा। और तो जा करके पता चला, जो साइंस हमारी एडवांस हुई, तो ये पार्टिकल हमारा बना था 3 अलग अलग छोटे पार्टिकल से मिलके। एक था इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा था हमारा प्रोटॉन, तीसरा था हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रॉन भी बोलते हैं उसे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये 3 से मिलकर बना था। अब ये 3 क्या हुए, इन तीनों को अब नहीं तोड़ा जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, प्रोटॉन्स को भी कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन्स को भी खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स को आप तोड़ के ऐसे तोड़ दो कि ये इलेक्ट्रॉन ले मैंने पकड़ लिया भाई तुझे ये तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इन्हें पकड़ के तोड़ दो। तो ये पार्टिकल्स का क्या नाम हुआ, यहां बात आई इन पार्टिकल्स की, तो ये पार्टिकल्स का नाम हुआ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ये था जिसको हमने तोड़ दिया था, और अब ये तोड़ के इन पार्टिकल्स में टूट सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जिसको हम नहीं तोड़ सकते और छोटा नहीं कर सकते। तो वो पार्टिकल्स तो ये तीनों हैं। साइंस जब एडवांस हुई तो पता चला कि वो पार्टिकल्स तो ये तीनों हैं जिसको हम ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। अभी तक तो हम इसे मानने आते। तो ये क्या हुआ, तो साइंटिस्ट ने सोचा चलो इसे एक नया नाम दे देते हैं। तो इसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया, वो था एटम। वो था नाम एटम। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का एक ऐसी कंडीशन आ जाना जो कि वो टूट ना सके, वो तो ये कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, लेकिन हम इसे मान के चलते हैं एक ऐसी कंडीशन जो कि टूट नहीं सकती, वो है एटम। एटम की कंडीशन, किसी भी प्रोडक्ट को हम मटेरियल तोड़ते 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 हम इतना छोटा कर देंगे कि वो टूट ना सके। और उसे अब अगर तोड़ना पड़े तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, जो कि देना अभी तक इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मतलब दे सकते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा आसान नहीं होता है देना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये इसमें टूट जाएगा वो। तो ये जो पार्टिकल बना था इन तीनों से मिलकर ही बना था, ये वाला पार्टिकल्स इन तीनों से मिलकर बना था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ सारी चीजें, अच्छे से समझ लीजिए, आने वाले टाइम में हमेशा काम आएगी आपके ये चीज। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से बना था हमारा एटम। एटम का शेप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है, प्रोटॉन्स का क्या काम है, न्यूट्रॉन्स का क्या काम है, सारी बातें अभी बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, होने दीजिए, लेकिन अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, चलिए, एटम समझ गए आपके क्या होता है, रिएक्टिव हो, नॉन रिएक्टिव हो, सबका छोटा वाला पार्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, जो कि बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। चलिए अब हम जानेंगे
एटम का शेप कैसा होता है। एटम का शेप बेसिकली सबको पता है कैसा होता है, एक सर्कुलर शेप होता है एटम का। एटम का शेप सर्कल शेप का होता है। इतना बड़ा सर्कल शेप बना दिया मैंने भाई, अब इतना ज्यादा जूम कर दिया, अब तो हद ही हो गई। खैर, हमने एक एटम को यहाँ दिखा दिया है, एटम का शेप है ये, ठीक है। तो एटम एक सर्कल शेप में होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, वो चीज़ समझेंगे। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर ही होते हैं। एटम हमारा सर्कल शेप का है और उसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ बिल्कुल बीच में एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक जिसे बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में, और एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, ये सब इनके हिंदी में नाम है। चलिए, नाभिक ये रहा इसका, यानी कि न्यूक्लियस ये रहा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये दोनों, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है, दोनों एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर शांति से बैठे हैं, आराम से गले मार डाल के बातचीत कर रहे हैं, खूब मजे से, दुनिया भर की बातें चल रही हैं दोनों के बीच। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रह गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के अंदर कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के अंदर इसी न्यूक्लियस के बाहर राउंड शेप में घूम रहा है, मजे से चारों तरफ का पहरेदारी कर रहा है कि कोई आ रहा या नहीं आ रहा, सारी चीजें देखता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ऐसा करके न्यूक्लियस के बाहर राउंड शेप में घूम रहा है। जरूरी नहीं है कि एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन्स हो, जरूरी नहीं है ये चीज। एक एटम के अंदर कितने भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, 118 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो अभी तक का सबसे बड़ा एटम खोजा गया है, वो माना गया है, वो है 118 इलेक्ट्रॉन्स वाला, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। खैर, माना जाता है कि एक एटम के अंदर सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो है 118, यानी कि 118। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, और घूमते रहते हैं गोल 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 गोल, राउंड लगाते हैं। इनकी घूमने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड में मत जाना इनके, ठीक है, आंखों से दिखेगा नहीं, एक एटम ही नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, आंखों से। खैर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर शांति से बैठे हैं। अब एक चीज़ और, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने न्यूक्लियस के बाहर इस साइड में इस जगह पे घूमना स्टार्ट कर दिया, इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, घूमता हुआ, ये रहा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर आ गया, फिर वहां पर आ गया, फिर वहां पर आ गया, इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, ये जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसे हम कहते हैं एक ऑर्बिट, ये ऑर्बिट। और जरूरी नहीं है कि एक ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा जो कि घूम रहा है, हो सकता है एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाए और ये रहा इसी ऑर्बिट के अंदर, ये रहा, ठीक है। एक ही ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स भी घूम सकते हैं, अरे दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे ये रहा, एक टाइम पे ये रहा, तो दोनों ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ऐसे, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 ऑर्बिट हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाए, 5-6 हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, सबके सब ऐसे घूमेंगे। एक इलेक्ट्रॉन्स ये रहा, दूसरी ऑर्बिट बना ली, एक ये रहा, 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 एक ये रहा। अब सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, ये सब ऐसे करके अपनी पोजीशन पे घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर ही राउंड शेप में घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम जाता है, ये वाला इसकी जगह पर आ गया, ये वाला इसकी जगह पर आ गया, ये वाला इसकी, सब एक साथ सेम स्पीड से घूम रहे हैं, तो सब ऐसे घूम रहे हैं। पंखे की पंखड़ी नहीं घूमती है ऐसे, पंखा जब चलता है, आपका छत का पंखा ऐसे घूमता है, होता है ना, उसके जो ब्लेड होते हैं, 3 या 4 ब्लेड के पंखे भी आते हैं ना, तो जब आपका फैन चलता है 3 ब्लेड होते हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं होता कि एक ब्लेड दूसरे ब्लेड से टकरा जाए, एक चलता है तो दूसरा भी चलता है, दूसरा घूमता है तो तीसरा भी घूमता है, सेम स्पीड से घूमते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन जब ये वाला आगे जाएगा तो ये वाला भी आगे जाएगा, ये वाला भी आगे जाएगा, तब एक साथ घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर राउंड शेप में घूमते रहते हैं, और जहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स बार बार एक ही जगह पे घूमता रहता है, उसे हम बोलते हैं एक ऑर्बिट। ऐसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बार बार इसे घूम रहे हैं, तो ये एक ऑर्बिट, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा दिया, यहाँ ऑर्बिट कर रहे हैं इसको, और डिस्टेंस बढ़ा दिया, एक और ऑर्बिट यहाँ बन सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉन का साइज हो जाएगा अब, और सॉरी एटम का साइज हो जाएगा अब। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एक एटम का साइज है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। क्लियर है इतना? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स,
न्यूक्लियस के अंदर शांति से बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब क्या होगा, अब ये होगा हर एक एटम जितने भी एटम्स हैं, हर एक एटम ये बात चाहता है कि मेरे बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो, ना 8 से ज्यादा हो ना ही 8 से कम हो। वो ये चाहता है कि मेरी सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली में। बाहर वाली ऑर्बिट कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स आके घूमना शुरू करेंगे सबसे बाहर। ये तो अंदर वाली है, ये उससे अंदर वाली, इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया। तो बाहर वाली ऑर्बिट हमने ये मान ली, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, हमने मान लिया इसके अंदर 7 है। ठीक है, एटम चाहता है कि उसके अंदर सबसे बाहर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके अंदर है कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या काम करेगा भाई, आपके पास अगर 2 रुपए हैं, आप चाहते हो आपके पास 5 रुपए हो जाए, तो आप क्या काम करोगे? या तो अपने किसी दूसरे दोस्त से मांगोगे, भाई मुझे 3 रुपये और दे दे, मेरे पास 5 रुपये चाहता हूँ, मैं 5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो है। आप चाहते हो कि आपके पास जेब में 2 जेबें हैं, आपके पास इस वाली जेब में, इस वाली जेब में, कहाँ गई जेब? मेरे पास नहीं है, खैर आपके पास तो है। ठीक है, तो आपके पास जो जेबें हैं ना, एक जेब में आपने डाल दिए 10 रुपये, एक जेब में डाल दिया आपने 20 रुपये, तो आप चाहते हो उस वाली जेब में जो 20 रुपये हैं वो 15 रुपये हो, तो आप क्या करोगे? इसमें निकाल कर दे दोगे, इसमें ज़्यादा है तो दे दोगे, कम हो तो ले लोगे। ठीक है, अगर आपने 15 रुपये चाहते हो, आपके पास है 14 रुपये, तो आप 1 रुपया ले लोगे। आपके पास 16 रुपये, आप चाहते हो 15 रुपये, तो आप 1 रुपये दे दोगे किसी को। तो वही काम इलेक्ट्रॉन के साथ, एटम के साथ भी होता है। वो चाहता है सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर। चलिए इतनी बात तो क्लियर है। उसके लिए क्या काम करेगा वो? या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ज्यादा होंगे तो दे देगा, कम होंगे तो ले लेगा। इलेक्ट्रॉन्स, सारा केस इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तो शांति से बैठे हैं, जो ज्यादा उधम काटता है ना उसी के साथ ही कुछ ना कुछ किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने पूरे एटम के अंदर उधम काट रखा है, तो उसके साथ ही कुछ ना कुछ किया जा रहा है। ऐसे ही हर एक मटेरियल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने एक एटम बनाया, ये रहा उसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये रहा उसका सबसे बाहर वाली ऑर्बिट, मैंने छोटा करके बना लिया। अंदर और भी ऑर्बिट हैं, इसके अंदर और भी ऑर्बिट्स हैं। सबसे बाहर वाली ऑर्बिट्स के अंदर हमने मान लिया, उसके अंदर सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट्स है ये है, इसके अंदर हमने माना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा, शांति से बैठ जाएगा। भाई उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, अब मैं शांति से बैठ के आराम से नींद लूंगा। है वही बात चाहते हुए हर एक जो मटेरियल होते हैं वो सभी रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन क्या होती है आपको पता है? रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर, उनके एटम के, मतलब उनके एटम्स के बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। एटम्स क्या है समझाना पड़ा, बहुत सारी चीजें। रिएक्शन क्यों करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आपके, बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए अगर आप के किसी भी एक मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर को जरूरत थी, ठीक है, और बाहर वाली इलेक्ट्रॉन्स में, उसकी बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे? उसकी बाहर वाली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हमने माना, कॉपर का हमने माना, उसकी बाहर वाली ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। टोटल कितने आए थे? 9। तो उसे कंप्लीट करना था अपने 8, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन देखा। वो जब भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तो वहां होता है रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जब कोई सा भी एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन देता है, जब कोई से भी एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन देता है अपनी बाहर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो वहां होता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो होगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन देगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीडेशन। आया समझ में? आया समझ में? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने के लिए कोई नहीं बताएगा ये बात, बाद में आगे जाके पता चलेगी। मैंने आपको भी बता दी 10th क्लास में ही, आगे जाके आपको पता चलेगी 11th 12th में। बहुत अच्छी बात बताई मैंने, देखिए बहुत काम की बात है, आपके आने वाले टाइम में जरूर काम आएगी डेफिनेटली।
आपका आने वाले टाइम में जरूर काम आएगी। अभी समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, इसे याद रखिए। अब देखिए कॉपर, कॉपर अकेला है, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, देगा या लेगा, हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी अब तो कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं। एक और पहचान समझ लीजिए ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की एक पहचान बताता हूं, अगर O यानी ऑक्सीजन आ करके जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन होता है। आप सबको यही चीज बताई जाएगी, O अगर आकर के जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन अगर आकर जुड़ गई है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन निकल के चली गई है तो रिडक्शन होता है। ठीक है। Cu कॉपर, कॉपर क्या काम करेगा, यहां पर अपने साथ एक O जोड़ लेगा, कॉपर ने अपने साथ एक O जोड़ लिए, ठीक है, एक O अपने साथ जोड़ लिया तो O आकर के जुड़ा, जब O आकर के जुड़ेगा तो वहां होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जब किसी भी मटेरियल के अंदर O जुड़ जाएगा तो वहां होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतना? किसी में से O निकल के जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन खुद ही क्यों ना हो, इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि इसमें से O निकल के चली गई, इसमें दो थे अब एक ही रह गया तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है। खैर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा ये रहा, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 क्या हुआ, क्या होगा देखिए। मेन जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, सॉरी, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, उल्टा बोल दिया था। लिख लीजिए, से याद कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स दिएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए, डोनेट करेगा तो Cu यहां बन जाएगा आपका, Cu अकेला हो जाएगा प्लस H2O आ जाएगा इधर, Cu अकेला हो जाएगा, H2O आ जाएगा। देखिए O यहाँ था, O यहाँ था, यहाँ से निकल गया, Cu पास O था, अब O नहीं है तो Cu का यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ, जब O हटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, जब O हटेगा तो क्या होगा, जब O हटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। अगर O आके जुड़ेगा, O यहाँ था, H का पास था नहीं था, यहाँ से यहाँ तक जाने में H के साथ क्या हुआ, O आ गया, यहाँ O आकर के जुड़ गया तो क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। O हटा तो रिडक्शन, O आगे जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, O हटा तो रिडक्शन, O हटा O जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, O हट गया रिडक्शन, O आगे जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतना? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हों, जैसे कि यहाँ इसमें आप देख सकते हो कि Cu यानी कॉपर का हुआ है रिडक्शन, इसमें से O हटा है, और H का हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, इसमें O आकर के जुड़ा है, तो ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे इसको हम, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हों, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाई जाएगी। अब एक चीज और रह जाती है, वो है कोरोजन। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कोरोजन, और पहले कोरोजन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा कोरोजन रह जाता है, दो टॉपिक रह जाते हैं, बस जल्दी से खत्म करते हैं, वीडियो खत्म हो जाएगा। RANC
डेंसिटी, ठीक है। कोरोजन डेंसिटी, कोरोजन डेंसिटी, कोरोजन डेंसिटी। एक एग्जाम्पल है हमारे दोनों ही ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। हमने सबने देखा है लोहा जब होता है, लोहे के ऊपर जंग लगते हुए तो सबने देखा है कि बरसात में लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, लोहे की कोई सी भी चीज़ है उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? लोहे का हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है ये कोरोजन। कोरोजन किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। तो कोरोजन मीन्स लोहे पे जंग लग जाना, जंग लगने को बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब जंग लग जाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी का मतलब होता है बासी हो जाना। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? बासी हो जाना, किसी भी चीज का बासी हो जाना। आपने जरूर डेफिनेटली देखा होगा, आप चिप्स लेकर के आते हो मार्केट से, उसके अंदर एक हवा ज्यादा रहती है, चिप्स कम होते हैं। पैकेट इतना बड़ा है, पैकेट तो इतना बड़ा है, मटेरियल निकालो तो वो इतना सा आया, चिप्स इतने से हैं, पैकेट इतना बड़ा है, बाकी सब क्या थी उसके अंदर? एयर, हवा। क्यों? आपको बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं, तो ये रीजन नहीं था। अगर ये समझते हो कि उसके अंदर जो हवा है वो इसलिए है ताकि पैकेट के अंदर ऐसा लगे देखने में कि मटेरियल ज़्यादा है, नहीं, इसलिए नहीं थी हवा। वो हवा नहीं थी, वो नॉर्मल हवा नहीं थी, वो थी नाइट्रोजन। क्या होती है उसके अंदर? नाइट्रोजन, N2, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। क्यों? नाइट्रोजन गैस का काम होता है उसके अंदर जो चिप्स हैं उसको बासी ना होने दे, बासी ना होने दे, ठीक है। बासी हो जाना, रेंसिडिटी, बासी ना होने दे। बासी हो जाने को बोलते हैं रेंसिडिटी, जब कोई सी भी चीज बासी हो जाती है। बासी रोटी खाई है सबने, बासी रोटी खा के आते हैं, शाम में रोटी बना ली, सुबह को खा रहे हैं बासी रोटी, तो क्या हुआ? रेंसिडिटी। बासी क्यों हो गई? क्योंकि रेंसिडिटी की रिएक्शन हुई इसके ऊपर। रेंसिडिटी मतलब बासी हो जाना, ठीक है। कोरोजन जंग लगना, रेंसिडिटी बासी हो जाना। दोनों ही एग्जाम्पल लिख करके आ जाना। N2 रेंसिडिटी, कोरोजन जंग लग जाना। सबको पता है, कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर जंग लग जाए तो कोरोजन, कोई सी चीज बासी हो जाए तो रेंसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म, वीडियो भी खत्म। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में जो भी होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए।